दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी का ये जो दौर है, सिर्फ एक महामारी के लिए भारत में नहीं याद किया जाएगा। ये अपने देश के गरीबों, खासकर मजदूरों, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पर भयावह जुल्म और सितम के लिए भी याद किया जाएगा। इस महामारी के दरमियान जिस तरह का जुल्म और सितम ढाया गया है, और सिर्फ किसी एक पक्ष की तरफ से नहीं, कहीं सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से, कहीं बड़े हुक्मरानों की तरफ से, कहीं बड़े कारपोरेट और कहीं इन सबके गठबंधन की तरफ से। ये जो भयावह स्थिति है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कम दिखाई देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादातर मुल्कों की हालत आप देखिए तो वहां महामारी को लेकर सबसे ज्यादा जो तबाही है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अपने यहां महामारी के नाम पर और सारी ऐसी तबाहियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, और दोनों ने मिलकर इस तबाही को भयावह स्थिति दे दी है। अब आप देखिए, जो हमने देखा औरंगाबाद में ट्रेन से जो कट कर मरे लोग, जो कुचल कर मरे लोग, जो अपनी फैक्ट्री के बंद होने से नजर कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार उन्हें अपने गांव ले जाएगी, उनको वहां पर पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन नहीं आई सरकार। अल्टीमेटली वो लोग पैदल ही चल पड़े और वो लोग ट्रेन की पटरी पर लुढ़क गए और वहीं पर ट्रेन से कुचलकर वो मारे गए। आप जानते हैं, वे सारे के सारे आदिवासी हैं। वो मध्य प्रदेश के ऐसे इलाकों से आते हैं जो बेहद पिछड़ा इलाका है। सारे के सारे आदिवासी वहां पर मार डाले गए। अब आप कहेंगे कि ये तो एक्सीडेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये केवल एक एक्सीडेंट है? इसी तरह से आप देखिए, लखनऊ से चलकर छत्तीसगढ़ जा रहा एक आदमी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो एक्सीडेंट में कुचलकर मार डाला जाता है, मर जाता है। बच्चे बच जाते हैं, पति पत्नी दोनों चले जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी भयावह कहानियां हैं। मैं ऐसी कहानियों की आपको चर्चा अगर करूं तो उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर अखबारों की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर भरोसा करें तो महज 45 दिनों के इन दिनों जो लॉकडाउन का दिन है, 73 लोग सिर्फ पैदल रास्ते में चलते हुए मरे हैं। अपने अपने घर पहुंचने की बेसब्री में, अपनी कोशिश में वो पैदल चलते हुए लंबी यात्राओं के दौरान मरे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसी स्थिति आई होगी, लेकिन अपने यहां आई है। मजदूर जिस तरह सताए जा रहे हैं, जिस तरह बेहाल किए जा रहे हैं, वो एक अजीब दास्तान है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, हम सब जानते हैं, अपने यहां भी बढ़ रही है, अमेरिका में भी बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों के साथ जिस तरह का अत्याचार ढाया जा रहा है वो तो भयावह है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अध्यादेश लाया। अध्यादेश लाकर उसने जितने कानून, श्रम कानून है, उसमें 3 को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को खत्म कर दिया। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ऐलान हुआ है, हो सकता है वहां भी अध्यादेश आ रहा हो। तो हमारे कहने का मतलब कि जो ये कानून आया है मजदूरों को, उनके अधिकारों को खत्म करने का, वो क्या है, पहले इसको समझें और फिर हम इस बात की व्याख्या और विश्लेषण में जाएंगे कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सालों के लिए जो श्रम कानून है उसमें केवल 3 प्रावधानों को छोड़कर सब प्रावधान उन्होंने स्थगित करने का ऐलान किया है, ड्रॉप करने का ऐलान किया है, और इसके लिए अध्यादेश आ चुका है। अब आप सोचिए कौन कौन से प्रावधान है। ट्रेड यूनियन का जो प्रावधान है वो खत्म, ड्रॉप। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो प्रावधान है वो समाप्त। समान पारिश्रमिक प्रावधान, बोनस का, पीएफ से संबंधित, वर्किंग कंडीशन संबंधी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी हमने हाल में विशाखापत्तनम में इतना भयावह हादसा देखा, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वर्कर्स की सुरक्षा
और उनके हेल्थ का सैनिटेशन वगैरह का जो प्रावधान है कानून में, उसको भी खत्म किया है, उसको भी 3 साल के लिए स्थगित किया है। तो ये पुरुष और स्त्री के समान वेतन और तमाम इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी इस वक्त जो है स्थगित रहेंगे। अब मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसले किए हैं, और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, और मैंने ये सुना है कि कर्नाटक में भी हूबहू इसी तरह की कुछ बात होने वाली है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, क्या वो पूरे देश में जहां जहां वो सरकार में है वहां वहां ये करने जा रही है? और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मैं नहीं समझता हूं कि केंद्र की जो हुकूमत है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसकी इच्छा के बगैर या उसकी सहमति के बगैर ये सब कुछ हुआ होगा। तो ये तय माना जाए कि प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो केंद्र की सहमति है और केंद्रीय पार्टी नेतृत्व की सहमति है। इसके बगैर ये संभव नहीं है इस तरह का फैसला। और ये सिर्फ कारपोरेट और कारखाने के जो मालिक हैं उनकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है कि साहब आर्थिक स्थिति सुधारनी है। क्या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, किसी भी ऐसे मुल्क में जहां कानूनों का राज है, क्या वहां ऐसा हो रहा है? क्या वहां ऐसा संभव है? तो हमारा ये कहना है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको शायद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ संविधान के पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के हमारे बनने से पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान और उसके बाद के दौर में, यानी संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे कानून इस देश की जनता ने ब्रिटिश हुकूमत से और बाद के दिनों में लड़ करके जो हासिल किया था, आप सबको खत्म कर रहे हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी चिंतन धारा पर हमला कर रहे हैं। आप अंबेडकर के सपनों, उनके कामों को धूल धूसरित कर रहे हैं। शायद इन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोग मालूम करने में यकीन भी नहीं करते। इतिहास और समाजशास्त्र के बारे में और अपने नागरिक शास्त्र के बारे में भी शायद ये उसकी तह में जानने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे 8 से 12 घंटा किया जा रहा है अभी कामकाज कई प्रदेशों में। मध्य प्रदेश में तो ऐलान भी हो चुका है 72 घंटे का काम होगा सप्ताह भर में, यानी 6 दिन में 12 घंटे काम करेंगे हर दिन लोग, तो 72 घंटे होता है। सप्ताह में 72 घंटे तो यूं ही काम करेंगे मजदूर। तो ये जो फैसले हैं, आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जब वो वायसराय की जो लेबर जो काउंसिल थी उस समय, उसमें लेबर मेंबर के तौर पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारत की जनता को, भारत की आवाम को ये 8 घंटे के काम का प्रावधान तय कराया था। और वो भारत के संविधान बनने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद कायम रहा। 1942 से 45 के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके लेबर सदस्य थे, और 42 और 46 तक जब वो रहे लगातार, उन्हीं दिनों इन प्रावधानों को, और यही नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से लेकर के समान पारिश्रमिक स्त्री पुरुष के लिए, ये सारे के सारे प्रावधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कोशिशों के दौरान किए गए हैं। और दोस्तों, कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक अपने देश में एक दलित नेता के रूप में भी ख्यात किए गए, संविधान निर्माता के रूप में भी ख्यात किए गए, लेकिन कम लोगों को मालूम है कि वो एक लेबर लीडर के रूप में उन्होंने शुरुआत की। और यही नहीं, अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा था, जो मुंबई में, उन दिनों बंबई कहा जाता था, जो पहली सूती मिल के बड़े कारखाने के, फैक्ट्री के जो मजदूर थे, उनकी हड़ताल में उनकी शिरकत रही, उनकी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही। तो दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों के जमाने में भी जो कानून संशोधन किए गए थे भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के, या भारत को एक बेहतर लोकतंत्र देने की कोशिश करने वाले लोगों की तरफ से, और जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज की योगी सरकार, आज की शिवराज सरकार, आज की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उन सबको हटा रही है, नामंजूर कर रही है। आखिर ये कौन सा मंजर है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग चकित हैं, स्तब्ध हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
दोस्तों, ये मैं कम से कम आश्चर्यचकित नहीं हूं, मैं स्तब्ध नहीं हूं। अपने देश के बीजेपी के नेता, आरएसएस के लीडर बहुत पहले से कहते रहे हैं कि वो भारत को अतीत के स्वर्णिम युग में ले जाना चाहते हैं, परम वैभव के पथ पर ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारत का परम वैभव जो था वो प्राचीन काल में था, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल में एक बड़ा हिस्सा प्राचीन काल के कालखंड का वो दास प्रथा का दौर था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राचीन काल में सब कुछ खराब था, बहुत सारे हमने उस दौर के हिसाब से, उस टाइम और स्पेस के हिसाब से हमारे समाज में, हमारे देश में अचीव भी किया गया था। लेकिन एक बड़ा दौर था जो अंधेरे का युग था, जो अंधकार का युग था, जो गरीब लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए वाकई डार्क डेज थे। और दास प्रथा, स्लेव सोसाइटी, स्लेवरी, ये एक बड़ा दौर भारत में भी चला। और मेरा यह मानना है कि आज लोकतांत्रिक भारत में, संवैधानिक लोकतंत्र वाले भारत में गरीबों, मजदूरों, मजलूमों और तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं उनको दास की तरह, स्लेव की तरह बनाने की, स्लेव की तरह उनके साथ ट्रीट करने का ये पूरा का पूरा परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है। तो ये भारत को, आजाद मुल्क को, लोकतांत्रिक मुल्क को भविष्य के बेहतर मुल्क में तब्दील करने के बजाय पीछे ले जा रहे हैं। और यही तो इनका दावा था, यही तो इनका वादा था। और आज वो मंजर, वो तस्वीर, वो हालात बिल्कुल सामने है दोस्तों। इसी टिप्पणी के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।